नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अष्टरी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के प्रसिद्ध कवियों को देखेंगे। इससे बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि क्रम लगाने से संबंधित प्रश्न बनते हैं। पूर्ववर्ती अनुवर्ती कवि पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि किसी कवि को का नाम दे दीजिए, सरहापा को दे दिया गया और किसी दूसरे कवि का नाम देकर पूछा गया कि ये अनुवर्ती कवि हैं या पूर्ववर्ती कवि हैं। शताब्दी विशेष से भी प्रश्न बनते हैं और आगे इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि कवियों की रचनाएं भी हम लोग देखेंगे। कवियों की रचनाओं को भी क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। उनसे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग कवियों को क्रम से देख लेते हैं। उसके बाद उनके महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि दूसरी शताब्दी में भरत मुनि और पतंजलि को माना गया है। 6वीं शताब्दी में भामह और योगिंदु। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हैं दंडी, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और 8वीं शताब्दी में स्वयंभू, सरहपा, वामन और उद्भट। इन सभी कवियों को हम लोग विस्तार से देखेंगे और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि भरत मुनि और पतंजलि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। आप लोगों को मालूम ही होगा, ये ग्रंथ है। और भरत मुनि की ये जो रचना है, इसमें 37 अध्याय हैं। और इस रचना की महत्वपूर्ण बात ये बताया जा सकता है कि अभिनेता, रंगमंच और प्रेक्षक, इन तीनों तत्वों की पूर्ति के साधनों की विवेचना की गई है नाट्य शास्त्र में। प्रेक्षक, अभिनेता और रंगमंच तो आप लोग समझ रहे होंगे। प्रेक्षक का मतलब होता है दर्शक। तो इन तीनों चीज़ों की विवेचना की गई है इसमें। और आपको बता दें कि जो 37 अध्याय है नाट्य शास्त्र में, उनमें से कुछ जो प्रमुख अध्याय हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो उन्हें चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे अध्याय 1 है नाट्य, अध्याय 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है रस, अध्याय 7 भाव। मतलब कि मान लीजिए कि प्रश्न में दे दिया गया कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ में भाव किस अध्याय पर है, कौन सा अध्याय है, तो आपका आंसर होगा अध्याय 7। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण अध्याय उनको लिख दिया है। फिर अध्याय 14 है छंदो विधान, अध्याय 16 काव्य विलक्षण, अध्याय 19 है संधि निरूपण, अध्याय 25 है चित्राभिनय। और आगे अध्याय 27 है जाति विकल्प, अध्याय 33 गुण दोष विचार, अध्याय 34 प्रकृति, अध्याय 35 भूमिका विकल्प, अध्याय 36 नाट्य श्राप और अध्याय 37 गुह्य तत्व कथन। यानी कि अंतिम अध्याय जो है 37वां अध्याय है वो गुह्य तत्व कथन है और पहला अध्याय नाट्य है। इस तरह से अगर इनमें से प्रश्न बनता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम लोग दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि पतंजलि से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि पतंजलि की रचना जो है वो है महाभाष्य। ये एकमात्र रचना है। इसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त, इन तीनों पर चर्चा की गई है। प्रश्न बन सकता है। निरुक्त का मतलब होता है व्याख्या या व्युत्पत्ति संबंधित, व्याख्या से संबंधित होता है ये। और आपको बता दें कि पतंजलि जो थे वो उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी आप लोग को मालूम होगी। उसी पर पतंजलि जी ने भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। आगे हम लोग 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवियों को देख लेते हैं, जैसे कि आचार्य भामा और आचार्य योगिंदु। आचार्य भामा की प्रसिद्ध रचना है काव्यालंकार। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। प्रश्न बन सकता है। इन्हें यानी कि भामा जी को अलंकार संप्रदाय का जनक भी कहते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है शब्दार्थो संहितो काव्यम। शब्दार्थो संहितम काव्यम का अर्थ होता है शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। ऐसा आचार्य भामा जी ने 6वीं शताब्दी में कहा था। प्रश्न बहुत बार ये जो पंक्ति है बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे हम लोग आचार्य योगिंदु जी की प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें इनकी प्रसिद्ध रचना है जिनसे प्रश्न बनते हैं वो है परमात्म प्रकाश और योग सागर। परमात्म प्रकाश जो रचना है इनकी, वो रहस्यवादी धारा की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मतलब की काव्य है ये। और यह संपूर्ण काव्य प्रश्नोत्तर शैली की एक क्रमबद्ध रचना है। प्रश्न बन सकता है। आगे आचार्य योगिंदु जी की जो शिष्य हैं भट्ट प्रभाकर, वो गुरु से ये जो रचना है परमात्मा प्रकाश, ये इसमें योगिंदु जी के शिष्य भट्ट प्रभाकर गुरु से यानी कि आचार्य योगिंदु से प्रश्न पूछते हैं और योगिंदु उनके प्रश्नों का समाधान
करते हैं परमात्मा प्रकाश में, यही मतलब इस रचना में यही बताया गया है। अगली शताब्दी है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि दंडी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इनकी 3 रचनाएं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, काव्य दर्श, दस कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी कथा, इन्हीं तीनों प्रश्न से रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। इसमें जो काव्य दर्श है ये दंडी जी की प्रथम रचना है और दूसरी रचना है दस कुमार चरित्र। तो यदि क्रम लगाने के लिए प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम लोग 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें स्वयंभू, सरहपा, वामन और उद्भट, हम लोग इन कवियों को पहले भी देख चुके हैं। स्वयंभू जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जिसमें पौमचर्यु, जिसे पद्मचरित भी कहते हैं, ऋथ्रेमीचर्यु, जिसे अरिष्ट नेमी चरित या हरिवंश पुराण के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है स्वयंभू छंदस। तो यदि तीनों रचनाएं पूछी जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश कवि है, आप लोगों को मालूम होगा, और स्वयंभू जो है ये प्रथम अपभ्रंश कवि माने गए हैं। यदि द्वितीय अपभ्रंश कवि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पुष्पदंत, क्योंकि प्रथम द्वितीय से प्रश्न बनते हैं। और अंतिम अपभ्रंश कवि की अगर बात की जाए तो उनका नाम है रईभू। कहने का मतलब है अगर किसी तरह से प्रश्न बने तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए, इसलिए मैंने अधिकतर महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में रखा है। जो पौमचर्यु है, जो पौमचर्यु जो रचना है स्वयंभू जी की, वो राम कथा से संबंधित है। प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि सरहपा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। सरहपा जो 8वीं शताब्दी के कवि हैं, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। और आप लोग जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य बहुत कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने 84 सिद्धों की बात की है, जिसमें सरहपा को प्रथम स्थान प्राप्त है और इनकी रचना है दोहा कोश। तो इस तरह से जो सरहपा थे उनके कुछ शिष्यों को भी हम लोग देख लेते हैं, प्रसिद्ध शिष्यों को, जिसमें सबरपा, लुइपा और कढ़पा। सबरपा की एक प्रसिद्ध रचना है चर्या पद, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको यहाँ पे बता दिया गया है। आगे हम लोग वामन जो 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि, उनको भी देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि वामन जो है वो प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे। इनके द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीति सिद्धांत कहते हैं। वामन द्वारा रचित काव्य लक्षणकार सूत्र काव्य शास्त्र का दर्शन निर्माण का प्रथम प्रयास है। प्रश्न बने तो आसानी से आप लगा सकते हैं। यह ग्रंथ सूत्र रूप में है और वामन जो थे वो रीति को काव्य की आत्मा कहते थे। इस तरह से अगर प्रश्न इनमें से कोई भी प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकते हैं। 8वीं शताब्दी के अगले कवि हैं उद्भट। उद्भट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। इससे भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक के प्रसिद्ध कवियों को और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।